फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सी इक्वल टू 1/πa। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। कैसे किया? सर वो जगह ए ओमेगा को इक्वल कर दिया। किससे? किससे इक्वल किया है ओमेगा को? मून किससे इक्वल किया? ए ओमेगा को वो क्या बोलते हैं वेव वेलोसिटी से ट्वाइस ऑफ। अच्छा, चल ठीक है। बेसिकली बात इतनी सी है कि अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो सारी चीजें अपने पास सामने आती रहेंगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब इसको अगर कंपेयर करें तो यहां से क्या क्या मिल जाएगा? 2πb इज इक्वल टू ओमेगा, और k की जगह मिल रहा है आपको 2πc इज इक्वल टू k। ये आपको चीजें मिल गई हैं। सॉल्व करना है अपने को, तो देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है यहाँ से। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस द वेव वेलोसिटी इफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी v max is twice the wave velocity। ये यहाँ पे बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। k को अपन जानते हैं, लिख सकते हैं 2π/λ। तो ये हो जाएगा 2π/λ। इधर से आ जाएगा 2πc। यहाँ से समझ में आ गया कि c जो है वो 1/λ के बराबर है। तो एक अपना वेरिएबल यहाँ से मिल गया अपने को। दूसरी बात, अपने को पता है कि हम अपन लिख सकते हैं b के लिए, b अपने को निकालना है। तो इक्वेशन के हिसाब से ओमेगा a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर बात करूं तो 2πf इज द फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे? वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये कर सकते हैं ना। हाँ, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और लेमडा यहाँ से है 1/c, तो v इज इक्वल टू f/c। और f आप निकाल सकते हो यहाँ से, ओमेगा पता है तो f आ जाएगा। ओमेगा और f का क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो f इज इक्वल टू ओमेगा/2π। ओमेगा/2π इज नथिंग बट v। तो यहाँ से अपने को मिल गया, सॉरी, ओमेगा/2π इज b। सो क्या करना चाह रहे हैं फिर? f आ गया b के बराबर, सो b/c इज v। ये आपको मिल गया यहाँ से। तो v वेलोसिटी इज इक्वल टू b/c। ये दो रिलेशन अपने को यहाँ से मिल गए। अब अपने को चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन से वेलोसिटी कैसे निकालें? तो वेलोसिटी हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी dy/dt से। करते हैं डिफरेंशिएशन, तो a t का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, तो b बाहर आ जाएगा। एक्चुअली 2πb बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ 2π bt माइनस सी एक्स। और हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इज a ओमेगा। तो ये है आपके पास a ओमेगा। वैसे तो आपको यहाँ सब सीवीटी भी दिख रही थी, ओमेगा पता है, a ओमेगा वो का वो बन रहा है, देखो। So this a into 2πb, this maximum velocity is 2 times the velocity, मतलब 2b/c। ये आपके पास सारी चीजें हैं, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, रिलेशन आपके पास आ जाएगा c आपको चाहिए 1/πa के बराबर। तो ये आपका रिलेशन आ गया यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है हमेशा चीजों को।
उससे जो भी अननोन है, जैसे यहाँ पे बी और सी दो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू आपने फाइंड करी। किसकी टर्म में फाइंड करनी है? जो वेव में वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, जैसे लैम्डा हो गया, वेलोसिटी हो गई या फ्रीक्वेंसी हो गई, इन टर्म्स में आपने बी और सी को लिखा। एंड देन जो कंडीशन आपसे पूछी गई है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, विल बी ट्वाइस द वेव वेलोसिटी आपने अभी कैलकुलेट करी। इन दोनों से आप यहाँ से बता सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला अपन ने शायद क्लास में किया हुआ भी है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था? जिनको याद नहीं, याद दिला देता हूँ। एक रोप में जब वेव चलती है तो वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर टी बाय म्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेव वेलोसिटी इन अ रोप। टी इज द टेंशन इन द रोप, म्यू उसका मास पर यूनिट लेंथ। इसके हिसाब से बताइए। दीपांशु, यस सर। कैसे करेगा क्वेश्चन को? क्या रहेगा प्रोसेस? सर इसमें वो म्यू इज इक्वल्स टू एम बाय एल होता है ना, हम्म, तो इसमें पहले मिडल ऑफ द रोप है तो एल बाई टू हो जाएगा, हाँ नीचे से लेंगे तो फिर बिल्कुल उसमें फिर दूसरा केस लेंगे तो उसमें एल हो जाएगा। ठीक है। फिर और उनको टेंशन? टेंशन 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 सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी टेंशन हर जगह पे, क्योंकि ये मास है रूप में, तो टेंशन सेम नहीं होगी, टेंशन भी निकालनी पड़ेगी। टेंशन किस वजह से होगी? जिस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है उसके नीचे जितना मास है, जितना वेट वो नीचे लगा रहा है, उसकी वजह से टेंशन आएगी। तो ये करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। एक रैंडम अपन ले लेते हैं। ये रोप है, इस रोप में किसी भी डिस्टेंस एक्स पे अगर मुझे इसकी वेलोसिटी लिखनी है या टेंशन लिखनी है लेट्स से, तो क्या करेंगे? इस एक्स डिस्टेंस पे इसके नीचे जितना मास है ना, इस वेट को इस पॉइंट ने सपोर्ट कर रखा होगा, तभी ये रोप इंटैक्ट है, अदरवाइज टूट जाती। तो यहाँ पे टेंशन जो लग रही है वो इसके नीचे जितना मास है उसका जो वेट लग रहा है उसकी वजह से है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे टेंशन, एनी पॉइंट एक्स पे जो टेंशन आएगी वो आती है, इसका पहले मास लिखते हैं अपन। इसका मास एम एक्स अगर होगा तो कितना होगा? जो भी इसका म्यू है इंटू एक्स, ये हो गया इसका मास। ठीक है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास मिल गया, इंटू जी। ये हो गई इस पॉइंट की टेंशन। मुझे चाहिए वेलोसिटी किसी पॉइंट एक्स पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ओवर टी बाई म्यू से, तो रूट ओवर म्यू एक्स जी बाय म्यू, तो है यार रूट ओवर जी एक्स। तो ये आप याद रख सकते हो सीधा सीधा कि जब भी एक थिक रोप होगी तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी नीचे से किसी भी डिस्टेंस एक्स पे, वो लिखी जाती है रूट जी एक्स से। तो इस बात को आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, एज अ फॉर्मूला आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, तो अब अपने को दो कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं। एक कंडीशन एल बाई टू पे है इस पॉइंट पे, और दूसरी कंडीशन पूछा है कि ऊपर जब पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे तो कितना होगा, तो वो डिस्टेंस है एल। तो अपने को दो जगह ये पता करना है। हम एक बात जानते हैं कि जब वेव चलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है।
फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होते। इसका मतलब जो वेलोसिटी है और जो लैम्डा है इन दोनों में चेंजेस होंगे, इनका रिलेशन अपने को देखना पड़ेगा। और हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो v बाय लैम्डा शुड बी कांस्टेंट। तो बस आपको अब दोनों पॉइंट्स पे, मान लेट्स से दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, इन दोनों पॉइंट्स पे आपको इसको कांस्टेंट करना है। तो v1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2। वेलोसिटी एट 1, वेलोसिटी आपने लिखा है रूट जी एक्स, तो रूट ओवर जी एल बाई 2, एक्स इज एल बाई 2 4.1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, यहाँ पे दे रखा है लैम्डा नॉट, क्वेश्चन में दे रखा है v2 रूट ओवर जी एल, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू एल हो चुका है और यहाँ का लैम्डा आपको निकालना है। आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आता है। रूट जी एल कैंसिल, इधर बचा रूट 2, तो आई गेस आंसर आ रहा है लैम्डा 2 इज इक्वल टू रूट 2 लैम्डा नॉट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। हो जाएगा पक्का? सभी लोग? यस सर। ठीक है, श्रेय बात क्लियर है? श्री लक्ष्मी? यस सर। अच्छा, कृष्णा? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो बातें करते रहो, जवाब देते रहो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस, अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक। सॉरी, ऐसे देखो तो आप इसको मैकेनिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हो सीधा सीधा, बट ठीक है, ट्राई करो। चलो मैं पूछता हूँ आप लोगों से। ओके श्री लक्ष्मी, तो क्या करेंगे इसमें, कैसे प्रोसेस करें, कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन के लिए? सर 1 मिनट। नहीं, आंसर नहीं चाहिए मुझे, क्वेश्चन समझा के बताओ कि भाई कैसे प्रोसेस करें इसको। देखो भाई, क्वेश्चन आसान है, सुनो क्या कह रहा है कि एक पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है, इधर से एक कार है या इंजन है जो भी है, वो चल के आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कोई v होगी जो हमें पता करनी है। ठीक है, अब ये बोला कि जब ये यहाँ से 0.9 किलोमीटर पे है, जिसको मैं 900 मीटर लिख लेता हूँ तो ठीक रहेगा कैलकुलेशन में, तब इसने
यहाँ से एक विसल ब्लो करा, मतलब साउंड यहाँ से बेसिकली चला, तो साउंड यहाँ से चला, यहाँ पे टकराया होगा, टकरा के वापस लौटा होगा, ठीक है। Whose echo is heard by the driver after 5 seconds. तो जब इसने साउंड ये विसल मारा यहाँ से, उसके 5 सेकंड बाद इसको सुनाई दिया। अब क्योंकि ये खुद भी चल रहा है, तो 5 सेकंड बाद ये यहाँ तक कहीं पहुंच चुका होगा और यहाँ इसे वो साउंड सुनाई देता है। तो बेसिकली हुआ ये कि वो यहाँ तक पहुंच गया है, और ये जो पूरा टाइम लगा ना, दिस टाइम इज 5 seconds. ओके, अब इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330, तो मैं यहाँ पे अपन पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज, या नाम ले लेते हैं ए बी, दिस इज पॉइंट सी। तो बेसिकली हुआ क्या कि साउंड ने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 5 seconds फॉर साउंड, और उन 5 seconds में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो अपने को ये अगर रिलेशन पता चल गया है तो अपन सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर साउंड अगर देखा जाए, 5 सेकंड उसको लगे, हम जानते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से हम टाइम लिख सकते हैं। डिस्टेंस उसने कवर किया ए बी प्लस बी सी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी उसकी दे रखी है 330। ए बी अपने को पता है 900 मीटर्स है, बाय 330 ये दे रखा है, प्लस बी सी बाय 330। इस इक्वेशन से आप बी सी निकाल सकते हो, मतलब ये वाला डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक वाला। एक बार अगर ये डिस्टेंस मिल गया तो क्या 900 में से माइनस करके आप ये डिस्टेंस भी निकाल लेंगे? यस। और अगर ये डिस्टेंस मिल गया, 5 सेकंड इसको लगे थे, तो वेलोसिटी मिल जाएगी, खत्म क्वेश्चन। इतना आसान सा क्वेश्चन है ये। बस आपको समझना होगा कि पहले साउंड ट्रैवल कर रहा है, पहले उसकी कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं आपको आंसर इधर बता देता हूँ क्या क्या मिल रहा है आपको। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा BC इज इक्वल टू 750 मीटर्स, ठीक है। आप चाहो तो सॉल्व कर ही लो, कोई खास बात नहीं है सॉल्व करना। 330 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 1650 माइनस 900 इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से BC आ जाएगा आपके पास 750 मीटर्स। ओके, एक बार BC मिल गया तो अब अपने को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी जो ये चला है। लेट्स से दिस पॉइंट इज O, या AC मिल जाएगा बेसिकली। AC हो गया 900 माइनस 750 विच इज 150। तो एक कार या इंजन कितना चला, 150 मीटर्स चला, कितनी देर में चला, 5 सेकंड्स में चला। तो वेलोसिटी मिल गई 150 बाय 5, 30 मीटर पर सेकंड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो क्लियर हुआ ये? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोनोमीटर वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको, स्टील का बना हुआ है। टेंशन जो है इसमें प्रोड्यूस करती है इलास्टिक स्ट्रेन को विच इज 1%। स्ट्रेन याद है डेल्टा L बाई L, वो 1% है, मतलब 1/100। दिस स्ट्रेन दे रखी है आपको। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टील? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रही है। सोनोमीटर वायर कैसा होता है, दोनों तरफ से ऐसा पैक किया हुआ गया होता है, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे एक वायर है, इधर भी यहाँ पे लगा दिया, इधर भी लगा दिया, ऐसा वायर यहाँ पे एकदम खींचा हुआ है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है। तो जब फिक्स होता है तो फिक्स्ड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, ठीक है। ये आप निकाल भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। इसमें जो बनेगा वो ऐसा बनेगा फंडामेंटल, दिस इज λ/2। λ/2 के करस्पॉन्डिंग लेंथ L दे रखी है, वहां से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई खास बात नहीं। कैसे निकालते हैं फंडामेंटल बता देता हूँ आपको। दोनों फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पे जब ये वाइब्रेट करेगा तो फंडामेंटली ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ नोड बनने चाहिए। नोड कब बन पाएंगे, फर्स्ट केस यही हो सकता है नोड का। एंड दिस इज λ/2, लेंथ ऑफ वायर इज L, तो λ/2 इज इक्वल टू L। यहाँ से लैम्डा मिल गया 2L,
हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा, तो यहाँ से आ गया v बाय 12। तो ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फॉर दिस सोनोमीटर वायर। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक आइडियाज पता होने चाहिए हमेशा कि कैसे इनको कैलकुलेट किए जाएंगे, किस तरीके से इसे देखा जाएगा। ओके, सो ये मिल गया। अब पूछा क्या है इसमें भैया, इसमें स्ट्रेन दे रखी है और क्या दे रखा है, डेंसिटी और इलास्टिसिटी दे रखी है। ओके, इलास्टिक मॉड्यूलस यहाँ पे दे रखा है आपको y, और डेंसिटी रो दे रखी है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपने पास लेंथ तो है बट वेलोसिटी नहीं है, तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी हम जानते हैं, एक वायर में जब वेव चलती है तो वेलोसिटी इज रूट ओवर टी बाय म्यू, दिस इज द वेलोसिटी। अब यहाँ पे टेंशन भी नहीं दे रखी और म्यू भी नहीं दे रखा, तो दोनों ही चीजें अपने को जो दिया हुआ है उनसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दिया क्या क्या है उस पर ध्यान देते हैं। पहले तो आपको दे रखा है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जो हम लिखते हैं ना y के लिए, y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये लिखा जाता है। तो आपको स्ट्रेन दे रखी है, यस, आपको y दे रखा है, यस, सिग्मा यहाँ से मिल जाएगा। और सिग्मा हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा स्ट्रेस, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, तो हम यहाँ से फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्ट्रेस विल बी y इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ से टेंशन बाय एरिया इज इक्वल टू y एप्सिलॉन, या टेंशन इज इक्वल टू y एप्सिलॉन a। तो एक बात अपने को ये समझ में आ गई, यहाँ से टेंशन इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब म्यू भी नहीं पता तो डेंसिटी पता है। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, और मैं मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, ऐसा। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ बाई एल। तो बेसिकली म्यू जो है ना, उसे आप रो इंटू ए भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया, दिस इज ऑल्सो म्यू। तो ये दोनों चीजें अपन यहाँ पुट करते हैं तो वेलोसिटी आपको मिलेगी रूट ओवर टी, टी की जगह डालता हूँ वाई एप्सिलॉन ए, म्यू की जगह डालता हूँ रो ए से कैंसिल हो गया। अब अपने पास सारी चीजें जो पता है वो मिल चुकी हैं। अपने को y क्वेश्चन में दे रखा है, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन क्वेश्चन में दे रखा है, और रो भी क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से आप निकालेंगे v, इस v को आप पुट करेंगे यहाँ पे, लेंथ आपको गिवन है, यहाँ से आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन में करूं या कर लोगे? हो जाएगी सर। सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे आपको इलास्टिसिटी से रिलेट किया है इस क्वेश्चन को, ये एक यहाँ पे अच्छी बात है इस क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, इसी लेवल के ही बनेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाओ। काफी सारे क्वेश्चंस आपके इस टाइप के मिल जाने वाले हैं आपको, जो अपन इस रिवीजन कोर्स में करेंगे। फिर से समझा देता हूँ क्या 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 अपन ने किया है। एक सोनोमीटर वायर, वायर की जब भी बात आती है v इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू चमकना चाहिए वेलोसिटी ऑफ द वेव। फिर उसने बोला लेंथ दे रखी है, टेंशन जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सोनोमीटर वायर, तो ये नाम से आपको समझ में आना चाहिए, सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दोनों तरफ से वायर को फिक्स रखा जाता है। जब फिक्स्ड है और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात है तो ऐसा बनेगा, वेव इस टाइप की बन सकती हैं, स्टैंडिंग वेव्स। तो यहाँ पे लेमडा बाई 2 ये लेंथ होती है, दिस लेंथ इज लेमडा बाई 2 इक्वल टू एल। यहाँ से हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करी v बाई 2l। अब हम चलते हैं आगे कि L तो पता है लेकिन V कैसे निकालें, V का फॉर्मूला पता है लेकिन ना तो टेंशन है ना म्यू है। तो फिर जो गिवन है उससे चेक करते हैं कि Y दे रखा है, एप्सिलॉन दे रखा है, तो सिग्मा मिलेगा। सिग्मा होता है टेंशन बाई एरिया, यहाँ से टेंशन ली हमने। फिर चाहिए म्यू, डेंसिटी दे रखी है तो हमने म्यू को डेंसिटी से रिलेट किया, और फिर ये सारी चीजें पुट करके अपन अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अच्छा क्वेश्चन है, पर अगर आपको बेसिक बेसिक बातें पता है, आप उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं।
क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? सोर्स ऑफ साउंड इज emitting waves of frequency 100। ठीक है भैया, यहाँ की फ्रीक्वेंसी दे दी 100। An observer O are located at same distance from some distance from each other, ठीक है। The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle 60 degree with the source observer line। ओके, तो बेसिकली सोर्स की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, एंड वेलोसिटी इज 19.4 मीटर पर सेकंड, जबकि ऑब्जर्वर जो है वो इस डायरेक्शन में है और एंगल 60 डिग्री है। तो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ठीक है भैया। द apparent frequency observed by the observer is a velocity of the sound in air दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड। तो बात डॉपलर इफेक्ट की है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट में यहाँ पे एक वेरिएशन है, और वो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन ये है कि सोर्स और ऑब्जेक्ट, इनकी वेलोसिटी एक लाइन पे नहीं है, या इनको मिलाने वाली लाइन की तरफ ये नहीं चल रहे हैं। सोर्स किधर चल रहा है? सोर्स चल रहा है थोड़ा सा हटके, और जब सोर्स थोड़ा सा हटके चलता है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक बात ध्यान रखनी है, जो आप पहले भी ध्यान रखते हैं हमेशा, कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो इनको मिलाने वाली लाइन की तरफ हो, बस। फिर डॉपलर इफेक्ट ही लगाना है, इतना ही सी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स का ये वाला कंपोनेंट 60 डिग्री पे, दिस कंपोनेंट विल बी vs cos 60 डिग्रीज। तो अब जहां पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स रखते थे वहां पे vs cos 60 डिग्री रख देंगे, इतना ही इसमें चेंज आने वाला है। किसने सॉल्व किया? क्वेश्चन आंसर आया? सर 97 है डी आया। इसका आंसर आ रहा है 103 दे रखा है आंसर तो। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन है। तो vs cos 60 डिग्रीज, vs आपको दे रखा है यहाँ पे 19.4, cos 60 होता है हाफ, दिस इज 9.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो हमें चाहिए एक्चुअली। अब अपन लगाते हैं डॉपलर्स फॉर्मूला। तो f ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू जो था ऑलरेडी, वेलोसिटी ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे आता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये आता है प्लस माइनस, ऐसा अपन इसमें यूज करते हैं, ठीक है। मैं फिर से जिनको याद नहीं है बता देता हूँ, प्लस माइनस का क्या तरीका होता है भैया। अगर सोर्स खड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर उसके पास जा रहा है, तो वो सोर्स के पास में जा रहा है, उसको फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती हुई सुनाई देगी। तो कौन चल रहा था? ऑब्जर्वर चल रहा था। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करनी है, इसका मतलब ऊपर प्लस आना चाहिए, तभी तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी और फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो जब ऑब्जर्वर चल रहा है तो ऊपर प्लस, अगर ऑब्जर्वर टूवर्ड्स द सोर्स चल रहा है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो ऊपर प्लस करोगे। अगर ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स चल रहा है, फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो ऊपर माइनस कर लोगे, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर सोर्स चल रहा है और ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, सोर्स अगर ऑब्जर्वर के पास जाता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए, फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए, और क्योंकि सोर्स नीचे है तो बढ़ाने के लिए नीचे वाली वैल्यूज को कम करना पड़ेगा, तभी फ्रिक्वेंसी बढ़ पाएगी, इसलिए नीचे माइनस आना चाहिए। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चलता है तो नीचे आएगा माइनस, और सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। कब होगी? जब ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्लस आना चाहिए। बस ये इतना सा बेसिक आपको फंडा ध्यान रखना है कि जब दोनों पास आते हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए, और जब दूर जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप प्लस माइनस यहाँ डिसाइड करोगे। ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर वाला क्वांटिटी ऊपर आती है, सोर्स वाली क्वांटिटी नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल दे रखा है 100, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 330। क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है, भूल जाओ उसे। नीचे आते हैं तो 330। सोर्स इस बार ऑब्जर्वर के पास चल रहा है, देखो सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ है तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, इसका मतलब नीचे माइनस साइन आना चाहिए। तो हम लिखेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स आपने अभी निकाला 9.7, जो हमें चाहिए वो वाली लेंगे हम, इस डायरेक्शन वाली। तो बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 100 330 डिवाइडेड बाय दिस इज अप्रोक्सीमेटली 320, ऐसा मान लेते हैं इसे, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपके पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32 33 है, तो 1 पॉइंट बचा 1, तो 03 के आसपास वाला ही बनता है मेरे हिसाब से। तो 1.03 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। 100/32 करोगे 3 आएगा, ठीक है। तो ये आप
आपका आंसर आ रहा है 1.03 इंटू 100, बाहर वाला ये वाला, तो ये आ गया 103 हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ जाएगा 103 हर्ट्ज। तो जिन लोगों ने 97 बोला उनको तो बात तो पहले ही समझ में आ जानी चाहिए थी भैया कि ये सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और 100 रह नहीं सकती क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इसकी, तो सेम नहीं रह सकती, कम नहीं हो सकती। इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए था। तो ये तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन तो पहले ही कर सकते हो, आंसर इन दोनों में से एक आना चाहिए। ओके नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट अभी क्वेश्चन अपन इधर से ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन। दो आइडेंटिकल पियानो स्ट्रिंग्स हैं, kept under the same tension, ये वहां पे बोला गया है। दो आइडेंटिकल पियानो वायर्स हैं, सेम टेंशन टी पे उसको रखा है, हैव अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 न्यूटन हर्ट्ज। ठीक है भैया। The fractional increase in the tension of one of the wires which will lead to occurrence of 6 beats per second. Okay. ये 6 beats per second होता है कि फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस आ गया, डेल्टा एफ कितना दे रखा है, ये होता है। और क्योंकि एक में टेंशन में चेंज किया था, तो एक में टेंशन में डेल्टा टी चेंज किया, तो डेल्टा एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, which is beats, 6 beats per second. When both the wires Sir, A oscillate option together. है। ए, हाँ हाँ ए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे किया? सर वो v इज म्यू इज इक्वल्स टू 1/12 रूट t बाय म्यू से किया, वो उसने एरर एक्सपेरिमेंट में करते थे ना वैसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक वही वायर है, और वायर में हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, अभी हमने सोनोमीटर वायर में पढ़ा था, V/12 एंड V होता है √2 बाय म्यू, तो √T बाय म्यू, दिस इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब बोला है कि इसमें अगर स्लाइड चेंज किया है, तो आपसे यही पूछा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन द टेंशन कितना है। आपको बेसिकली dt निकालना है, dt बाय t आपको कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शन मतलब नीचे बाय t भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वही अपना हिसाब, पहले लॉग लेते हैं, तो log f इज इक्वल टू, इधर लॉग लेंगे तो log ऑफ 1/12 प्लस log ऑफ, या हाँ ठीक है, t बाय म्यू की पावर हाफ, ऐसा हो जाएगा। देखो क्या किया मैंने, इधर लॉग लिया, log f आ गया, इधर लॉग लूंगा तो हम जानते हैं कि log में अगर a इंटू बी होता है तो उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो मैंने लिख लिया log a प्लस log b यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ आगे, ये हो जाएगा माइनस log 12, इधर देखें तो हाफ आगे आ जाता है पावर में, अंदर आएगा log t माइनस log म्यू, ये आपका आ गया log f। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ लॉग लेके, क्योंकि मुझे ये dt बाई टी निकालना है। और अब डिफरेंशिएट करेंगे तब लॉग में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा जैसे हम एरर में करते थे, दीपांशु ने सही बोला अभी। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ
तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका बनेगा df by f इज इक्वल टू, यहाँ क्योंकि ये l लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं था, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली म्यू में कोई चेंजेस नहीं थे, म्यू का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा 0। तो बचा आपके पास यहाँ से हाफ log t का डिफरेंशिएशन इज dt by t। तो बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से dt by t आपको मिल गया विच इज 2 times df by f। अब df मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है यहाँ पे 6 बीट्स पर सेकंड। दिस इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी 600, तो यहाँ से आप लिख लेंगे 6 by 600। आंसर आएगा 0.02। दिस इज dt by t। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.02। तो अच्छा क्वेश्चन है। फिर से दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन बनाया गया, एक एरर एनालिसिस वाला पोर्शन और दूसरा ये वेव्स वाला पोर्शन। तो अच्छे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। Two sound sources emitting sound, each of wavelength lambda, are fixed at a given distance apart. A listener moves with a velocity u along the line joining the two sources. The number of beats heard by him per second is, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए, दो सोर्सेस हैं यहाँ पे, सोर्स 1, सोर्स 2, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। बेसिकली आपको लैम्डा सेम दे रखा है, मतलब आप फ्रीक्वेंसी सेम मान सकते हो। दोनों की फ्रीक्वेंसी f0 दे रखी है। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि एक बंदा है, वो यहाँ पे चल रहा है विद स्पीड u, तो उसको कितने बीट्स सुनाई देंगे। और बीट्स पर सेकंड का मतलब होता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो उससे सुनाई देगी उसमें डिफरेंस कितना है, इसको कहते हैं बीट्स। ठीक, तो आपको बेसिकली So B option.